दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है मर्यादा की वेदी। ये वो समय था जब चित्तौड़ में मृदु भाषिणी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विह्वल होकर वो अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती, तो श्रोतागण प्रेम अनुराग से उन्मत्त होकर दौड़ते, जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों की ही तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिलीं। प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झांका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे, तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़सी गई। राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले ही से मोहित थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज जी भी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुख चंद्र देखा। उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों के सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थी। दुकानें सजी हुई थीं। नौबत खाने आमोद आलाप से गूंजते थे। सड़कों पर सुगंधित छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थी। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थी, वो अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। रनिवास में डोमिनिया आनंदोत्सव के गीत गा रही थी। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती थी। मालिन गर्व से फूली न समाती थी। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर स्वर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौछारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोलकर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। सब के सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उसके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, दिल इतना छोटा मत करो। मुहमांगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो? प्रभा ने सहेली की ओर देखकर कहा, बहन, जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़ कर कहा, पिया मिलन की बेकली है।
प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उसके केश संवार कर बोली, अरे जैसे उषा काल के पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, ये बात नहीं, मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन भर मेरी आंख फड़कती रही, रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना? संध्या हो गई, आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पागे संवारी, शस्त्र सजे। युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थीं। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल बैठे, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सलामियां दगने लगीं। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि राणा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले अभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच लीं और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। ये हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब बात भी पूरी न करने पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुँचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए आए ही हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी, हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूंगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा, तू राजपूत की कन्या है। प्रभा की आंखें सजल हो गई। बोली, राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्ज! कटार के नीचे पड़ा बलिदान का पशु जैसी दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूं, क्या उसे रक्त से रंगवा दूं? राव साहब ने क्रोध से कांप कर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रभा की आवश्यकता नहीं। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुंचे, मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंगे रंग के पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने बलपूर्वक
तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लिया। पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब मैंने तुम्हारे प्रेम में विवश होकर किया, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि ये निराले अनूठे रंग की प्रीति है। पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी सुधि में विकल न रहा हूँ। तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तो मैं कदापि इस पाशविक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बार बार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी, तो तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा। लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थ अंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थपरता है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वो दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफ़ी था। पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो, वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ? तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपुताने में स्त्रियां न थीं? निस्संदेह राजपुताने में सुंदरता का अभाव नहीं है, और न चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा और एक ही प्रभा। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो। ये मैं अपने कर्म लेख को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसमें सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वो झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उसको विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उन पर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर, और इस प्रकार यह पाप कांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते 2 महीने गुजर चुके थे। राणा उसके पास फिर न आए। इस बीच में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया था। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती थी, और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा था कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य का समाचार पूछा करते थे और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृत्तांत सुनाई देता था। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती, अतएव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप होता था। वे पछताते थे कि मैंने व्यर्थ ही यह अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता था और वो अपने मन को इस विचार से समझा लेते कि एक सगर्वा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निस्संदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। दोस्तों, इस कहानी के इस भाग में
आज के लिए इतना ही। फिर लेकर आऊँगा इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।